Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Lord. Good morning, sir. sir. Good morning, sir. So लास्ट क्लास में हमने वेव फंक्शन पे डिस्कशन स्टार्ट किया था और हमने देखा था वेव फंक्शन डज नॉट कोरिस्पॉन्ड टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, बट व्हेन वी कैलकुलेट साई स्टार साई और मॉड साई स्क्वायर इट रिप्रेजेंट्स पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो वहां से हमें पार्टिकल के पोजीशन रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज के बारे में पता चलता है। एंड वेव फंक्शन को जो हम नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करने का मेन जो एम है दैट इज टू मेक द टोटल प्रोबेबिलिटी 1। किसी भी इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो यहाँ पे भी जब हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, तो इंटायर स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं पे रहेगा। तो इंटायर स्पेस में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1। तो टू मेक द टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 वी हैव टू नॉर्मलाइज द फंक्शन। अगर हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन लेते हैं और उसको नॉर्मलाइज नहीं करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 आ सकता है। ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, इसलिए वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना जरूरी है। और किसी वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है ये हमने डिस्कस किया था। एंड वी हैव सीन दैट फॉर बाउंड स्टेट वेव फंक्शन we can normalize the wave function, and for scattering state wave function we cannot normalize the wave function। ठीक है, बाउंड स्टेट के लिए हम नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, बट स्कैटरिंग स्टेट के लिए हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। ये हमने एक दो एग्जांपल भी डिस्कस किए। तो आगे प्रोसीड करते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, पार्टिकल इस रीजन से इस रीजन के, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी। नॉर्मली मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी हम किसी पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। किसी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हम एक रीजन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। वो रीजन एक लेंथ के फॉर्म में भी हो सकता है, एरिया के फॉर्म में भी हो सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है। 1D होगा तो लेंथ के फॉर्म में होगा, 2D है तो एरिया के फॉर्म में होगा, और 3D है तो वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हम एक रीजन में कैलकुलेट करते हैं। बट ये जो प्रोबेबिलिटी का नंबर आता है ना, 1/2, 1/3, 1/4 जो भी है, जो प्रोबेबिलिटी के नंबर्स आते हैं जो हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको विजुअलाइज करना है जो नंबर्स एक्चुअली क्या हैं, तो उसके लिए आप कभी भी एक पार्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आपको लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे। बिकॉज एक पार्टिकल से जब किसी आप एक पार्टिकल का पोजीशन मेजर करेंगे, वो तो एक ही जगह पे पाया जाएगा। जो बोला गया था, जो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, आपने लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए, आइडेंटिकल सिस्टम्स लिए, एंड आपने सब में मेजरमेंट किया पोजीशन का, सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो उस जो पोजीशन में स्प्रेड आता है उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जो आइडेंटिकल पार्टिकल है, वेव फंक्शन सेम है, बट पोजीशन का जब मेजरमेंट करेंगे रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट या अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट एक पार्टिकल से विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें क्या लेना पड़ेगा? लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, जैसे साई स्टार साई डीएक्स और मॉड साई स्क्वायर डीएक्स। इस क्वांटिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx एट टाइम t। डी टाइम पे x और x प्लस dx के अंदर पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी। ये कुछ नंबर आएगा, आप कैलकुलेट करोगे नंबर आएगा। जैसे बताया गया था dx यहां पर एक स्मॉल क्वांटिटी है। अब जो भी यहाँ पे नंबर आए, 1/10, 1/20, 1/50, जो भी नंबर है, उस नंबर को विजुअलाइज कैसे करेंगे? जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए, सपोज वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ say n of separate systems, each having a particle in the same state psi। हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, सेपरेट सिस्टम्स, और मतलब इंडिपेंडेंट है, सपोज मतलब एक दूसरे को डिपेंड नहीं करता। We have large number of separate systems, each having a particle in the same state psi।
n सिस्टम्स है और एक सिस्टम में एक पार्टिकल है, तो n सिस्टम्स हैं तो कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? n, and all are in same state psi. तो n systems, n particles, and all particles are in same state psi. Now, if we measure the position of each of the particles, we will get different values for different particles. अगर हम पार्टिकल का पोजीशन मेजर करते हैं, although they are in same state psi, सेम स्टेट का मतलब सेम पोजीशन आएगा ऐसा नहीं है। ये सबके लिए जो पोजीशन का मेजरमेंट आप करेंगे, रिजल्ट इन जनरल डिफरेंट ही आएगा। आपको अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग पोजीशन इन द रेंज x and x plus dx, ये जो x and x plus dx है, इस रेंज में कितने पार्टिकल पाए जा सकते हैं? द नंबर विल बी अबाउट दिस n into mod psi square dx। तो mod psi square जो है, mod psi square dx, ये x and x plus dx में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो नंबर मिलेगा जितने पार्टिकल्स इस रेंज में होंगे। विल बी अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? जितने ज्यादा मतलब n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उतना ही मैच करेगा। ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है। ये थ्योरेटिकल रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस रेंज में इतने पार्टिकल्स होने चाहिए, और विल बी अबाउट मतलब एक्सपेरिमेंटली हो सकता है प्लस माइनस कुछ हो, चेंज हो, बट थ्योरेटिकली ये रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंटली भी ये इसके आसपास हो। देखा गया है n का वैल्यू जितना लार्ज होगा, जितने ज्यादा पार्टिकल्स आप यूज करेंगे, थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उतना ही ज्यादा मैच करता है। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, प्रोबेबिलिटी का जो नंबर हम कैलकुलेट करते हैं वो समझने के लिए आपको मल्टीपल आइडेंटिकल पार्टिकल्स लेने होंगे, एंड ईच हैविंग सेम स्टेट और सेम वेव फंक्शन psi। नोट डाउन कर लीजिए। सर अगर एक पॉइंट पे हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखते हैं और उसको हम n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देगा सर वो? उसका नंबर नहीं देगा वो। हाँ, फिजिकल सेंस तो नंबर का नहीं आएगा सर, डायमेंशन आएगा, वही आपने जो बताया था साई के स्क्वायर का। सर तो मतलब वो क्या देगा? एक पॉइंट के अराउंड पार्टिकल डेंसिटी नहीं दे सकता? पार्टिकल डेंसिटी तो मॉड साई स्क्वायर है ना, n से मल्टीप्लाई करने का क्या जरूरत है? तो सर मतलब उस पॉइंट के अराउंड वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वैसा कुछ नहीं होगा ना, नंबर पार्टिकल डेंसिटी? नहीं, मतलब उसमें हम बोल सकते हैं ऐसा, अगर हम उस पॉइंट के अराउंड एक यूनिट लेंथ ले लेते हैं तो कितने पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो मतलब ये तो ज्यादा प्रोमिनेंट है ना सर, ये dx वाला, क्योंकि हम एक छोटे से रीजन में देखते हैं। राइट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से रिलेट करना है तो आपको यूनिट लेंथ लेना पड़ेगा, जिस यूनिट लेंथ के अंदर पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है। सर आज बच्चे भी कम है सर, लगता है 7:30 बजे से क्लास समझ के सो रहे होंगे शायद। सर 7 अच्छा, बजे 7 बजे से? हाँ सर। सर डन। नोट डाउन। ओके। यस सर। नो सर। सर एक सेकंड सर, ये फर्स्ट स्लाइड है ना? IITs में तो 8 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, वो भी जाना पड़ता है घर पे बैठ के नहीं, मतलब हॉस्टल में बैठ के नहीं। सर वहाँ पे मतलब स्टेट को बता दीजिएगा।
हेलो सर। बताएं सर एक बार स्टेट को समझा दीजिएगा। क्या स्टेट सेम स्टेट। सबका वेव फंक्शन सेम। सेम स्टेट मतलब सबका वेव फंक्शन सेम। ओके। सर अगर एक ही पार्टिकल है तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू डीएक्स ही उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना उस पॉइंट पे मिलने का। अगर एक पार्टिकल है तो क्या? सर अगर सिस्टम सिर्फ एक ही पार्टिकल है पूरा सिस्टम में तो उसका प्रोबेबिलिटी इन फाइंडिंग एक्स एंड एक्स प्लस के डीएक्स के बीच में मिलने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ शाई स्क्वायर डीएक्स ही होगा ना। बिल्कुल, बट वही है, वो नंबर आप एक पार्टिकल से विजुअलाइज करना मुश्किल होगा। थ्योरेटिकल तो ऑब्वियसली करेक्ट। और सर ये जरूरी है ना कि एन जो नंबर ऑफ लेयर है नंबर पार्टिकल सेम स्टेट में होने ही चाहिए। बिल्कुल, बस सेम स्टेट में नहीं होगा तो आप प्रोबेबिलिटी को रिलेट कैसे करेंगे अगर सब सारे से अलग अलग स्टेट में होता सर स्टेट आपने मतलब बताया था एनर्जी ना लेवल सर। है सर। है। सर आपने Same- बताया था ना कि वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसका एक हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन करके कुछ आपने बोला था सर जब इंटेंसिटी बता रहे थे आप तो वही साई एक लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सेम तो स्टेट सर का मतलब मैं सेम एनर्जी लेवल नहीं बोल रहा हूं। सेम स्टेट का मतलब है पार्टिकल जिस स्टेट में होगा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल हो। सेम स्टेट का मतलब सिर्फ ये होता है। हो सकता है ये साई कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल हो सकता है ग्राउंड हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, या उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। सेम स्टेट का मतलब है सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल पार्टिकल्स। ओके सर तो आप कह रहे हैं कि वो ग्राउंड और फर्स्ट तो सर उसमें दोनों में एनर्जी का लेवल सेम होगा ये जरूरी है या नहीं भी हो सकता है? नहीं, ग्राउंड अगर है तो अगर सब बोले सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में, नहीं सर ठीक है, लीनियर तो कॉम्बिनेशन वाला केस हम बोल रहे हैं। तो लीनियर अगर कॉम्बिनेशन में उसमें हम एनर्जी की बात थोड़ी ना करेंगे। सर मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ सर आपने से बोला ना कि साई वन और साई टू दोनों में है और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तभी हम एन नंबर्स को बोलेंगे कि हाँ नहीं उन नहीं दोनों नहीं के नहीं, लिए नहीं, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। मैंने बोला साई सपोज आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, तो पार्टिकल 1 के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा पार्टिकल 2 के लिए भी सेम लीनियर कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहेगा ना दोनों के लिए। तो वो मैं बोल, मतलब पर्टिकुलर स्टेट में रहे, मतलब पर्टिकुलर किसी एनर्जी लेवल पे रहे या पॉसिबल एनर्जी लेवल के लीनियर कॉम्बिनेशन में रहे, सारे पार्टिकल्स के लिए ये साइज सेम रहे, तभी आप ये बोल सकते सर जो लास्ट में एन साई स्क्वायर डीएक्स था, ये सब सिस्टम्स के लिए होगा ना? सब सिस्टम के लिए मतलब सर एन सिस्टम्स के लिए आई मीन n पार्टिकल्स के लिए। n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके सर। नाउ इस पार्ट से एक क्वेश्चन काफी कॉमन है। आपको क्वेश्चन में वेव फंक्शन गिवन होता है और पूछा जाता है इस एक रीजन में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी बताइए। एक रीजन मेंशन कर दिया जाएगा, 1D है तो लेंथ के फॉर्म में, 2D है तो एरिया के फॉर्म में, और 3D है तो वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है तो 1D के लिए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अब यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले लिखे गए हैं। फर्स्ट वन इज यूज्ड फॉर अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। सपोज क्वेश्चन में जो वेव फंक्शन गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, अननॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला है, और अगर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड होता है तो नॉर्मली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों में देखिए डिफरेंस सिर्फ ये है, अननॉर्मलाइज्ड के लिए जो फॉर्मूला बताया गया उसके डिनोमिनेटर में ये फैक्टर आया है, और लास्ट क्लास में हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। इफ द वेव फंक्शन इज इन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म तो इसका वैल्यू 1 आएगा या नहीं आएगा अगर अननॉर्मलाइज्ड है? नहीं सर नहीं आएगा सर, नहीं होगा। ठीक है, ये अननॉर्मलाइज्ड है तो ये 1 नहीं आएगा, कोई नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइज्ड है तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 1। इसीलिए देखिए नीचे जो नॉर्मलाइज्ड के लिए फॉर्मूला बताया गया है उसका डिनोमिनेटर 1 है। तो दिस क्वांटिटी इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर।
नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का स्क्वायर नहीं होगा, उससे टी स्क्वायर आता था ना वो पिछला स्लाइड में। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, this is normalization factor and this is equal to 1 for normalized cell। वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज मेंशन किया गया है तो ये क्वांटिटी ऑब्वियसली कितना है, साई, सॉरी 1। तो ये 1 होगा तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ये फॉर्मूला। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन गिवन है, उसको आप पहले नॉर्मलाइज कर लो। लास्ट क्लास में बताया गया था कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, पहले नॉर्मलाइज कर लो फिर ये फॉर्मूला यूज करो, या डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों से आंसर सेम ही है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्वेश्चन में नॉर्मली मेंशन कर दिया जाता है, या जो हम डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे जैसे बॉक्स पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें वेव फंक्शन देख के आपको आइडिया लग जाएगा जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, हाँ बताइए सर। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो तो नॉर्मलाइज करके जो a स्क्वायर आता है उसी का फॉर्म है ना वो, जो क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो क्या a स्क्वायर है। सो जो मतलब जो नॉर्मलाइज करते हैं तब a लिखते हैं ना, तो जो डिनोमिनेटर में वो तो a स्क्वायर ही है एक तरह से। नीचे जो लिखा गया है वो 1/a स्क्वायर है, चेक कीजिए। जब मैंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा था, जब मैंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा था उसका फॉर्मूला चेक करो, दैट इज प्लस माइनस, मतलब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से रिलेटेड है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, सॉरी कांस्टेंट और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, इनके बीच में ये रिलेशन। तो आप बोल सकते हैं जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, 1/a स्क्वायर। a इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। दोनों रिलेटेड ही हैं, इसलिए दोनों में नॉर्मलाइजेशन यूज किया गया, एक में कांस्टेंट एक में फैक्टर। तो मतलब बस बड़ा करके लिखा है, सेम ही फॉर्मूला में, मतलब सिर्फ a को एक्सपेंड करके लिखा है। बिल्कुल। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। हो गया सर। नहीं सर। सर ये कौन सी स्लाइड है? सेकंड। वो फर्स्ट दिखा दीजिए एक बार थोड़ा। थैंक यू सर। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछा गया है। The wave function of the particle psi is under root 2 by L sin 3 pi x by L for the interval 0 to L and 0 otherwise। ये वेव फंक्शन गिवन है पार्टिकल का। अब देखिए इस क्वेश्चन में टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नो सर। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये वेव फंक्शन है, या आप टी इक्वल टू 0 भी मान सकते हो। ठीक है, बाद में जब हम टाइम वाले पार्ट की बात करेंगे ना, टाइम डिपेंडेंसी, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टी के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, स्पेसिफिकली टी इक्वल टू 0 के लिए है। जब टी का कोई मेंशन नहीं किया जाए क्वेश्चन में, तो हम मान लीजिए वो टी इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन है, बिकॉज टी के बदले 0 पुट करेंगे ना, तो टाइम वाला जो फैक्टर होता है वो 1 बन जाता है, वेव फंक्शन में जो टाइम फैक्टर होता है। ठीक है, वो टाइम फैक्टर क्या है हम डिस्कस करेंगे, तो वहां से आइडिया लगेगा जो टी इक्वल टू 0 पे टाइम फैक्टर 1 आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई टाइम फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, आप एज्यूम कर सकते हो ये टी इक्वल टू 0 पे ले ये वेव फंक्शन। क्या पूछा गया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज
L/4 to 3L/4। अब देखिए क्वेश्चन में ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है? नो सर। नहीं किया है। लेकिन अगर जब हम बॉक्स पोटेंशियल सिस्टम पढ़ लेंगे ना, बॉक्स पोटेंशियल सिस्टम पढ़ने के बाद आप खुद ही बता देंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, बिकॉज दिस इज अ वेव फंक्शन फॉर बॉक्स पोटेंशियल सिस्टम, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन है। बट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है तो मान के चलते हैं ये अननॉर्मलाइज्ड है, उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे अननॉर्मलाइज्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन L/4 and 3L/4। तो ऊपर क्या होगा, इंटीग्रेशन L/4 to 3L/4 साई स्टार साई, और नीचे आएगा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। अब आप यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखा गया था? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, वो जनरल फॉर्म है। बट यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो सिर्फ इसी रेंज में है ना, कि जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा वो इसी रेंज के लिए आएगा। यस यस। बाकी में तो वेव फंक्शन ही जीरो है। 0 to L साई स्टार साई dx। मैंने बोला था इन जनरल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, और वो क्वेश्चन या सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि किस इंटरवल में नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो साई स्टार साई अगर आप कैलकुलेट करो, ऊपर नीचे 2/L कैंसिल कर जाएगा। साई तो रियल है ना, तो साई स्टार सेम ही आएगा। ये होगा ऊपर साइन स्क्वायर 3πx/L dx, और नीचे भी सेम इंटीग्रेंड होगा, लिमिट अलग होगा 0 to L। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है। मतलब हमेशा हम लोग को एक बार चेक करना पड़ेगा कि शाइस्ता रुशे ये है कि नहीं बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड है, बिल्कुल। बस क्वेश्चन में जो वेव फंक्शन गिवन होगा वो जिस सिस्टम का है उसके बारे में ऑलवेज हमें आइडिया होगा, जरूरी नहीं है ना, तो चेक कर लेना, सेफर साइड में रहना। आई थिंक डिनोमिनेटर में L/2 आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा L/2, और देखिए ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर 1/2 आ रहा है इससे। चेक योर कैलकुलेशन। अच्छा सर, वो मैंने कैंसिल कर दिया था, मतलब नीचे वाला नॉर्मलाइजेशन कैंसिल नहीं किया था, ऊपर नीचे वाला। ऊपर देखिए आएगा L/4 माइनस L/6π। सिंपल इंटीग्रेशन है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको लिखो 1 माइनस cos 2 θ/2, फिर इंटीग्रेशन करो, लिमिट रिप्लेस करो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/2 माइनस 1/3π। L/2 ऊपर नीचे कैंसिल कर जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, थर्ड ऑप्शन। आ रहा है आंसर? यस सर।
यस मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी वेव फंक्शन गिवन है और क्या बोला गया है, P1 एंड P2 डिनोट प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज A to A plus DA एंड 2A to 2A plus DA। यहाँ पे एक चीज है, ऑल्दो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, दिस DA is a small quantity as compared to A। So P1 is the probability of finding the particle in the range A to A plus DA and P2 is the probability of finding the particle in the range 2A to 2A plus DA, and we have to calculate the ratio P1 by P2। इन दोनों का रेशियो क्या है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, स्मॉल रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, x2 x plus dx। तो x2 x plus dx, वहां पे dx एक स्मॉल क्वांटिटी है। इस रीजन में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है मॉड साई स्क्वायर dx। तो यहां पर दो रीजन गिवन है, तो P1 is the probability of finding the particle between A and A plus D। तो x के बदले यहां पे क्या है, A, और dx के बदले क्या है, dA। ये हो जाएगा मॉड साई एट x इक्वल टू A होल स्क्वायर, और dx के बदले लिख सकते हैं dA। P2 similarly probability of finding the particle between 2A and 2A plus D। सेम फॉर्मूला, psi at x equal to 2A whole square into dA। इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो P1 by P2। जब आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो DA तो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर जाएगा। ये बेसिकली होगा मॉड साई at x equal to A whole square divided by mod psi at x equal to 2A whole square। तो साई क्वेश्चन में गिवन है और मॉड का मतलब साई स्टार साई। तो जब आप इसके कॉरिस्पॉन्डिंग साई स्टार साई कैलकुलेट करोगे तो मॉड साई स्क्वायर, इसका मतलब साई स्टार साई। तो जब आप साई स्टार कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस आयोटा क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा बन जाएगा माइनस आयोटा। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये पार्ट तो होगा ही नहीं जब साई स्टार साई कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा a स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये आएगा। यस सर। अगर आपको ध्यान है, हमने गाउशियन वेव पैकेट के बारे में डिस्कस किया था। ये बेसिकली गाउशियन वेव पैकेट ही है। दिस इज गाउशियन वेव पैकेट।
तो बताइए। सर डी होगा। 3 की पावर 6 आ रहा है। e⁻6, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, आपने मॉड साइज स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, जस्ट x के बदले a और x के बदले 2a रिप्लेस करो, तो ऊपर आएगा a स्क्वायर इंटू e⁻², और नीचे आएगा a स्क्वायर इंटू e⁻⁻8। ठीक है ना, 4 इंटू 8, इसका रेशियो है e⁻6। ये पूछा गया था P1 और P2 का रेशियो। तो हो सकता है एग्जाम में इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। स्मॉल रीजन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा अननेसेसरीली, बिकॉज जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिमिट रिप्लेस करेंगे। अब लिमिट जब आप रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है कहीं पे dx का हायर पावर आ जाए। जब आप लिमिट रिप्लेस करेंगे, dx स्मॉल क्वांटिटी है, तो dx के जो हायर पावर्स हैं, dx², dx³, इनको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से भी आ सकता है आंसर, बट इंटीग्रेशन करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि dx एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो जब आप dx² या dx³ ऐसे टर्म्स अगर आ गए तो उनको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बेटर है आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो अगर स्मॉल रीजन गिवन है तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Let's try this question. देखिए, इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट। तो हो सकता है जो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब है जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है उसका वैल्यू कितना है? 1। डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। So the normalized ground state wave function of an electron in an hydrogen atom is given. तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो गिवन है। Which of the following statement is correct? ये MSQ क्वेश्चन है, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप स्टेटमेंट्स पर जो स्टेट ऑप्शंस गिवन है, एक तो आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस greater than A0. A0 is the first Bohr radius. में भी एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा है, बोर एटॉमिक मॉडल में होता है A0 फर्स्ट बोर रेडियस। तो एक कैलकुलेट करना है A0 से ज्यादा डिस्टेंस पे रहने का प्रोबेबिलिटी, और दूसरा कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस लेस देन A0। तो A0 से ज्यादा डिस्टेंस पे रहने का प्रोबेबिलिटी और A0 से कम डिस्टेंस पे रहने का प्रोबेबिलिटी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप एक पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यस सर। 1 माइनस राइट, 1 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो R है, R इज द रेडियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो लिनियर मोशन तो नहीं है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो मूव नहीं करता ना वो, नो सर। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन है। तो यहां पर भी R क्या है? रेडियल मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो R का लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? R का वैल्यू जो है 0 to infinity. 0 to infinity। इसका मतलब है
सपोज दिस इज 0 अप टू इंफिनिटी। इसमें एक पोर्शन है ए नॉट, तो ए नॉट सपोज इज दिस पॉइंट, दिस इज ए नॉट फर्स्ट बोर रेडियस। तो आपको दो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने हैं, एक तो ए नॉट के कम डिस्टेंस पे रहने का प्रोबेबिलिटी और दूसरा ए नॉट पे ज्यादा डिस्टेंस पे रहने का प्रोबेबिलिटी। तो इन दो प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? 1। सपोज ये है P1 और ये है P2। ये एंटायर स्पेस तो हो ही गया ना, 0 टू इंफिनिटी, तो इन दोनों का सम 1 होगा। तो अगर आप एक कैलकुलेट कर लेते हो, दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जस्ट 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ए नॉट से ज्यादा डिस्टेंस पे होने का प्रोबेबिलिटी। तो ए नॉट से ज्यादा डिस्टेंस होने का मतलब आर का लिमिट क्या होगा? ए नॉट से इन्फिनिटी का, ए नॉट टू इंफिनिटी। ग्रेटर देन ए नॉट है तो आर होगा ए नॉट से इंफिनिटी। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर 1 से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए हाइड्रोजन एटम, इट इज ए 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। 3D मोशन। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, लाइन एलिमेंट आएगा या वॉल्यूम एलिमेंट आएगा? वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट। सिर्फ dr नहीं आएगा इंटीग्रेशन में, जो x था तो dx आ गया, r है तो dr आ जाएगा, यहाँ पे dv होगा। और नॉर्मली एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करते हैं? कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर, सिलिंड्रिकल? स्फेरिकल पोलर। स्फेरिकल पोलर। तो वॉल्यूम एलिमेंट को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, dv। गलती से यहाँ पे dr सिर्फ मत यूज कीजिएगा, यहाँ पे dv आएगा, जिसके अंदर d थीटा d फाई भी प्रेजेंट होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल a नॉट टू इंफिनिटी, साई स्टार साई, जो साई गिवन है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है? रियल। तो साई साई स्टार मतलब बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा, dv। 3 डायमेंशनल मोशन है तो वॉल्यूम एलिमेंट लेना होगा। तो जो साई स्टार साई कैलकुलेट करते हैं, तो बाहर आई थिंक आएगा, देखिए 1/पाई ए नॉट क्यूब। और अंदर होगा e टू दी पावर -2r बाई ए नॉट। साई स्टार साई, साई गिवन है, साई स्टार साई कैलकुलेट करो, e टू दी पावर -2r बाई ए नॉट। और dv के बदले क्या लिख सकते हैं? सब वो तो 4πr/dr हो जाएगा। ऑलवेज नहीं होगा, तो यहाँ पे थीटा और फाई का कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा जो ऑलवेज, यहाँ पे फंक्शन में थीटा फाई नहीं है, इसीलिए 4πr² हो जाएगा। तो r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब dr का लिमिट क्या है? 0 to infinity। ए नॉट से इन्फिनिटी लेंगे। ए नॉट टू इंफिनिटी, तो हमें उसी में प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। थीटा का लिमिट 0 टू पाई और फाई का लिमिट 0 टू 2 पाई। सिंपल इंटीग्रेशन है। थीटा फाई वाला पार्ट तो आसान है, थीटा फाई वाला पार्ट से देखिए पाई आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। तो 1/पाई ए नॉट क्यूब, तो इंटीग्रेशन डी फाई, फाई का वेरिएशन है 0 टू 2 पाई, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, थीटा का लिमिट है 0 टू पाई, तो बेसिकली आपको ये आर वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, जो आर वाला पार्ट है। ए नॉट टू इंफिनिटी e टू दी पावर -2r बाई ए नॉट इंटू r² dr। रेडियल पार्ट में
इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो कोई स्पेशल फंक्शन है क्या? स्प्लिट वाला कर सकते हैं इसमें, मतलब बाई स्प्लिट पार्ट्स, करके। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, Yes, बाई by पार्ट्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज कर सकते थे अगर लिमिट 0 टू इंफिनिटी होता, तब एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, बट ए नॉट टू इंफिनिटी है। अगर 0 टू इंफिनिटी होता है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, रिजल्ट होता है। गामा फंक्शन गामा फंक्शन में भी लिमिट क्या होता है? 0 टू इंफिनिटी। 0 to infinity. तो 5 वाले पार्ट से चेक कीजिए, 2 पाई आएगा। थीटा वाले पार्ट से आएगा 2। इसमें बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आर स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन हो जाएगा, आइलेट रूल। एवरीवन प्लीज डू द कैलकुलेशन। ये रेडियल पार्ट से क्या आ रहा है? सर 2 बार लगाना पड़ रहा है by parts. 2 बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करना, आर स्क्वायर है ना, 2 बार अप्लाई हाँ करना। सर, 2 बार होगा। तो 5a0 क्यू बाई 4 स्क्वायर आ रहा है। 5 ए नॉट क्यूब बाई 4 ई स्क्वायर। ई स्क्वायर सर, मतलब वो एलर्स नंबर वाला। ये है 5 ए नॉट क्यूब बाई 4 ई स्क्वायर। रेडियल पार्ट से 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लिमिट रिप्लेस करेंगे तो आएगा 5 ए नॉट क्यूब बाई 4 ई स्क्वायर। ना तीनों का प्रोडक्ट कीजिए, फाइनल आंसर इज 5 अपॉन ई स्क्वायर। ए और बी हो जाएगा। सर राइट बैक प्लीज सर। ओके सर, डन। तो ए नॉट टू इन्फिनिटी में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी है 5 बाई ई स्क्वायर। ई का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हो, ई अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 2.7। 2.718। तो ये कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.68। तो ए नॉट के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी है 0.68। तो ए नॉट के अंदर क्या होगा? 0.32। 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 0.68, 0.32। चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, ए एंड डी।
आउटसाइड प्रोबेबिलिटी है 0.68 और इनसाइड प्रोबेबिलिटी है 0.32। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस 1D 2D 3D तीनों में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट, वेरियस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेव फंक्शन। तो नेक्स्ट जो हम ये 4-5 स्लाइड डिस्कस करेंगे, वेरियस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेव फंक्शन, ये पार्ट हम बोल सकते हैं जो टीएफआर और जेस्ट का एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जेम के एग्जामिनेशन में इस पार्ट से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है। और जेम का जैसा क्वेश्चन का पैटर्न है वैसा लगता भी नहीं है जो इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये टीएफआर मतलब जेम के अलावा टीएफआर जेस्ट का जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो नेक्स्ट 4-5 स्लाइड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरियस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेव फंक्शन। अभी तक हमने वेव फंक्शन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा है वो एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्रेशन है। साई किसका फंक्शन है? एक्स का। हम यहाँ पे साई को एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब टी तो ऑब्वियसली है, एक पर्टिकुलर टाइम पे साई किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स के साथ साथ साई चेंज होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसे वेव फंक्शन को हम एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसी चीज को बोला गया है वेरियस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेव फंक्शन। दो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, एक है पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन, दूसरा मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन। पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन का मतलब हम साई ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और मोमेंटम स्पेस का मतलब फाई पी। और मोमेंटम स्पेस को के स्पेस भी बोला जा सकता है, मोमेंटम स्पेस और के स्पेस। बस मोमेंटम और के रिलेटेड है। क्या रिलेशन होता है मोमेंटम और के बीच में? टी इक्वल टू एच कट के। तो इसको मोमेंटम स्पेस या के स्पेस वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? फाई विल बी ए फंक्शन ऑफ पी, मोमेंटम। तो अब बताइए, जब हम पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन की बात करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो पोजीशन रिलेटेड प्रोबेबिलिटी होता है। तो अगर मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन है तो वो क्या होगा? मोमेंटम रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने मॉड साई स्क्वायर को क्या बोला था? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वैसे ही मॉड फाई स्क्वायर को क्या बोलेंगे? मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब हमें पार्टिकल के पोजीशन रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करना है तब आप इसका यूज करेंगे, और पार्टिकल के मोमेंटम रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करना है तो ये यूज करेंगे। तो मोमेंटम भी तो अनसर्टेन होता है ना, हमने ऑलरेडी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा है। पोजीशन मोमेंटम दोनों अनसर्टेन है, तो अगर आपको पोजीशन रिलेटेड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये यूज करेंगे, मोमेंटम रिलेटेड चाहिए तो यूज करेंगे। एंड इन दो वेव फंक्शन को अगर एक पता है, दूसरा आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आपको ध्यान है, जब हमने वेव पैकेट फॉर्मेशन पढ़ा था ना, ये सुपरपोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव्स विल गिव अस वेव पैकेट, तो वो जो सुपरपोजिशन था वो हमने कौन सा मैथमेटिक्स यूज किया था? कौन सा मैथमेटिकल टेक्निक? ट्रांसफॉर्म। वो जो टेक्निक था ना, वो भी बेसिकली हम स्पेस चेंज कर ही रहे थे, पोजीशन स्पेस से के स्पेस में चेंज कर रहे थे। ठीक है, वहां पे उसी टेक्निक को यूज करके वेव फंक्शन या वेव पैकेट फॉर्म किया जाता है। तो जो साई ऑफ एक्स है, पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन, इसका अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन या के स्पेस वेव फंक्शन। और मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन का अगर आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो आपको पोजीशन स्पेस वापस मिलेगा। तो साई ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाई पी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म साई एक्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? ये फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का ही फॉर्मूला है। तो साई ऑफ एक्स, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? फाई पी। इसका फॉर्मूला है 1/√2 पाई एच कट। ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन को
डील करता है, ठीक है, जो वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो। सर एफ शाई एक्स मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिनोट करता राइट, है। फूरियर ट्रांसफॉर्म, कैपिटल एफ का मतलब है फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई पी एंड फॉर्मूला इज दिस। जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, वहां पे देखा होगा ये जो पी बाई एच कट है ना, उसी को के लिखा जाता है, पी बाई एच कट। एंड एफ इनवर्स, इसका मतलब है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ पी विल गिव अस साई ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूले में माइनस आयोटा है, तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में प्लस आयोटा आएगा, या ऑपोजिट भी कर सकते हैं। यहां पे अगर आप प्लस आयोटा यूज करो तो यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा। दोनों में गलत कोई भी नहीं है। कुछ बुक्स में यहाँ पे माइनस आयोटा लिखा रहता है, कुछ बुक्स में यहाँ पे प्लस आयोटा लिखा रहता है, करेक्ट दोनों ही है। जस्ट ध्यान रखना है, फूरियर में अगर आप माइनस यूज करते हैं माइनस आयोटा, तो इनवर्स में प्लस आयोटा यूज करना, मतलब जैसा फॉर्मूला आया है। तो इस तरीके से आप पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन को मोमेंटम स्पेस में, या मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन को पोजीशन स्पेस में कन्वर्ट कर सकते। नोट डाउन कर लीजिए। सर बताइए। सर यहाँ पे जो सर हाई एक्स है सर, वो सर नॉर्मलाइज है या फिर अननॉर्मलाइज है? आप यहाँ पे साई ऑफ एक्स नॉर्मलाइज अननॉर्मलाइज दोनों यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन गिवन है पोजीशन स्पेस में, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जस्ट ये ध्यान रखना है, इफ पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन इज अननॉर्मलाइज्ड, then this will be also unnormalized, and if position space is normalized, then phi p will also be normalized. फॉर्मूला दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला बताया गया, अगर ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो ये भी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ही आएगा, और अगर ये अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो ये भी अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है। ओके सर इन दोनों को याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब अगर TFR जस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना हो, बेसिकली इस पार्ट से क्वेश्चन होता है, आपको एक पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन गिवन होगा और पूछा जा सकता है मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन या मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। मतलब सिर्फ कन्वर्ट करना है। बिल्कुल, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है, बट जैसा मैंने बोला जैम एग्जामिनेशन में अभी तक तो पूछा नहीं गया है, और जैसा सिलेबस है या क्वेश्चन पूछा गया लगता नहीं है जैम में पूछा जाएगा, पर TFR जिस में पूछा जा सकता है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। सर जो के स्पेस है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है पूरा? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी आता है। जितने भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आप पढ़ते हैं ना ऑप्टिक्स में, सॉलिड स्टेट में, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो स्क्रीन के ऊपर दिखता है इंटेंसिटी पैटर्न, उसको के स्पेस का जो थ्योरी है उसको यूज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, बट जो जितने भी डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है ऑप्टिक्स में, सॉलिड स्टेट में, कहीं पे भी आपने पढ़ा है, सिंगल स्लिट, टू स्लिट, मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, या सॉलिड स्टेट में आप लोग एक्स-रे डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, उसमें जो इंटेंसिटी पैटर्न दिखता है, मतलब जो स्पॉट्स दिखते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, वो स्पॉट्स का पोजीशन, स्पॉट्स का इंटेंसिटी, वो सारी चीजें ये जो के स्पेस वेव फंक्शन है, के स्पेस का थ्योरी है, वो यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस ठीक है, मतलब अलग टेक्निक है। आई डोंट थिंक ग्रेजुएशन में ये टेक्निक पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन में तो ऑप्टिक्स में आप नॉर्मल वाई कैलकुलेट करते हो, फिर उसका स्क्वायर करके इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हो, बट फूरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से भी जितने भी डिफ्रैक्शन पैटर्न के आउटपुट है उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। सर बताइए। सर आपने जब पहले वो वेव पैकेट करा रहे थे तो ऐसे ही आपने फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें वहां पे 1/√2 पाई था, यहाँ पे h कट क्यों आ रहा है? 1/√2 पाई वहां पे के के फॉर्म में लिखा गया था ना। ओके सर, तो इसको उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे यहाँ पर P इक्वल टू एच कट के है, हाँ P इक्वल टू एच कट के, तो DP इक्वल टू क्या हो जाएगा? h कट डी के। एच कट डी के।
ठीक है। तो एक तो है यहाँ पर, ये देखो P बाई H कट, इसके बदले क्या लिखेंगे? वो तो K हो जाएगा। Yes, और जो DP है ना, तो DP जब आप DP को DK में चेंज करेंगे तो वहां पे एक H कट फैक्टर आएगा। यस सर। तो वो H कट फैक्टर इस नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो रूट एच कट आएगा ना, फिर एक रूट एच कट पे 2 पाई आएगा। वो कैलकुलेट करके पता चलेगा ना। सब्स्टिट्यूट तो करके देख सकते हैं ना, एच कट डीके, फिर वहां पे 1/√h है तो रूट एच कट बाई 2 पाई आएगा। पर इसमें भी तो चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी तो फाई आएगा, इसमें जो P आएगा उसमें H कट के चेंज नहीं करेंगे, वहां पे भी तो H कट के कॉमन लेके बाहर आएगा ना। यस यस हम तो सिर्फ यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना, इसके अंदर भी तो चेंज करना होगा। यस। ठीक है, तो यही एच कट बेसिकली इस फैक्टर में आ जाता है। ये एच कट और इसके अंदर जो एच कट। सर बताइए। अगर मोमेंटम स्पेस में हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। मोमेंटम स्पेस का फूरियर ट्रांसफॉर्म, पोजीशन स्पेस, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एक फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है। हम इसको इनवर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज साई ऑफ एक्स वापस आता है ना, इनवर्स टेक्निक है इसलिए इनवर्स यूज किया जाता है। बट इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एक फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है। मतलब सर अगर हम इसमें अगर हम माइनस ले लेते हैं प्लस की जगह, मतलब अगर फॉर्मूला मेरे को याद नहीं रहा तो इन केस, तो वो क्या देगा सर? वो गलत क्वांटिटी दे देगी या साई एक्स ही देगा? साई एक्स ही देगा। अच्छा, मतलब एक में अगर प्लस ले रहे हैं तो दूसरे में माइनस लेना होगा, ऐसा है क्या? जस्ट ये ध्यान रखना है। बिल्कुल। ओके ओके। तो आंसर फिर नहीं करेगा। जैसे अगर पोजीशन दिया हुआ तो बात यह है, जैसा मैंने बोला, एक में प्लस यूज करो तो दूसरे में माइनस, रिजल्ट में कोई डिफरेंस, रिजल्ट में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ प्लस माइनस साइन क्या आएगा, और वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज हम तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मॉड साई स्क्वायर कर रहे हैं ना। तो अगर Yes, प्लस माइनस साइन में डिफरेंस आ भी जाता है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? नो सर। नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों डेफिनेशन ही करेक्ट। यहाँ पे आप माइनस आयोटा यूज करो या प्लस आयोटा यूज करो, बट नॉर्मली जो क्वांटम मैकेनिक्स के बुक्स हैं उसमें सब में माइनस आयोटा है, इसलिए मैंने माइनस आयोटा लिखा है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही डेफिनेशन होता है। अब ये भी प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में है, तो हो सकता है जो क्वेश्चन फ्रेम करे उनमें से कोई बुक उठा ले और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखा। बताइए कुछ। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस में फंक्शन है, उससे बेसिकली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? पोजीशन स्पेस में से क्या मिलता है, मोमेंटम स्पेस में से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, उसका जस्ट एक कंपैरिजन चार्ट बोल सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है पोजीशन स्पेस, राइट हैंड साइड में है मोमेंटम स्पेस। सो मॉड साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और मॉड 5p स्क्वायर मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये क्या होगा? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बोला गया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी, यूनिट लेंथ के अंदर। और यहां पर भी क्या होगा? यहां पे भी यूनिट होगा बट यूनिट लेंथ नहीं होगा। क्या होगा? यूनिट मोमेंटम। यूनिट मोमेंटम रेंज के अंदर पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, यूनिट लेंथ बोल रहे हैं ना, इसको आप मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x+1। x और x+1, इसमें जो विड्थ है वो कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो पार्टिकल का पोजीशन इस रेंज में होगा, यूनिट लेंथ लिया गया, ये प्रोबेबिलिटी है। एंड सिमिलरली पार्टिकल का मोमेंटम भी अनसर्टेन है। यहां पे जो मोमेंटम का रेंज होगा, बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मोमेंटम बिटवीन द रेंज p एंड p+1। तो एक मोमेंटम का रेंज लिया गया है p to p+1, इसका विड्थ कितना है? 1 यूनिट।
तो इस रेंज में पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है ये। यहां पे भी यूनिट रेंज है पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यहां पे भी यूनिट रेंज है मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। जब भी कभी भी हम डेंसिटी की बात करेंगे तो वो यूनिट रेंज होगा। P2 प्लस डीपी में डीपी मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो डेंसिटी है ना पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट होना चाहिए। अगर आप dx से मल्टीप्लाई करते हैं मॉड साई स्क्वायर dx, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx। इस रेंज में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली मॉड 5p स्क्वायर dp, इससे क्या पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मोमेंटम इन द रेंज p एंड p प्लस dp। पार्टिकल का मोमेंटम इस रेंज में होगा, प्रोबेबिलिटी है मॉड 5p स्क्वायर dp। यहां पे जो रेंज की बात कर रहे थे x से x प्लस dx मोमेंटम के फॉर्म में है तो p प्लस dp। और यहां पे हम क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, पोजीशन या मोमेंटम, मोमेंटम। और ये मोमेंटम रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है। अब देखो दोनों सिमिलर ही हैं, यहाँ पे पोजीशन रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पोजीशन मेजरमेंट, यहाँ पे मोमेंटम रिलेटेड प्रोबेबिलिटी मोमेंटम मेजरमेंट। बाकी फॉर्मेट्स सिमिलर है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की बात करें तो पोजीशन स्पेस में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होता है, तो मोमेंटम स्पेस में सेम। जैसा आप यहां पे देखो, हमने वेव फंक्शन के डायमेंशन की बात की थी, रिमेंबर साई ऑफ एक्स का डायमेंशन क्या है, per meter square root मतलब 1/n -1/2 10 to the power -1/2। सिमिलरली बताइए अगर हम मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन की बात करें तो क्या होना चाहिए, ml का power -1/2। यहाँ पे पोजीशन के बदले क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा ना, तो मोमेंटम टू दी पावर -1/2। जैसे हमने साई ऑफ एक्स के लिए लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था वैसे ही। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी सिमिलर ही है दोनों का, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में है, यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट में है। साई ऑफ एक्स का डायमेंशन है लेंथ टू दी पावर -1/2, इसका होगा मोमेंटम टू दी पावर -1/2। और जो नीचे नोट लिखा गया है, जो अभी कुछ देर पहले बताया गया, इफ द पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म देन द मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन विल आल्सो बी इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। साई ऑफ एक्स अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो 5p भी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होगा, और साई ऑफ एक्स अगर अननॉर्मलाइज्ड है तो फाई ऑफ p भी क्या होगा, अननॉर्मलाइज्ड। बट फॉर्मूला जो है वो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सर जो पोजीशन में जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, वो सर मोमेंटम स्पेस में भी सेम आएगा या कुछ अलग आएगा? नहीं अलग आएगा ना, ऑब्वियसली डायमेंशन अलग है, सेम कैसे आ सकता है। अच्छा, उसमें मोमेंटम का डायमेंशन आएगा और इसमें पोजीशन का, इसमें लेंथ मतलब इनवर्स ऑफ पोजीशन सेम नहीं होगा। ओके सर। बिकॉज़ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अगर सेम आता तो उसका डायमेंशन भी तो सेम हो जाता। हाँ सर। सर जैसे मोमेंटम स्पेस लिख रहे हैं वैसे एनर्जी स्पेस भी लिख सकते हैं क्या? एनर्जी स्पेस नॉर्मली हम यूज नहीं करते, बिकॉज एनर्जी के साथ दूसरा कौन सा होता है, टाइम होता है ना। टाइम को तो हम फिजिकल ऑब्जर्वेबल नहीं मान के चलते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली देखो आप बोल सकते हो, लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम वही आएगा जब आपने एनर्जी स्पेस एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन उसका जो दूसरा वाला है टाइम, उसकी तो बात करते नहीं है हम, ठीक है। सर मतलब अगर हम पोजीशन ऑफ स्पेस को लेके चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब उसका स्टेट ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक बार मोमेंटम स्पेस को लेके सर, तो क्या उन दोनों ऑब्जर्वेशन में भी अनसर्टेनिटी आएगी? ऑब्जर्वेशन किस चीज का कर रहे हैं, जैसे पोजीशन स्पेस की जब हम बात कर रहे हैं, दोनों में अगर एनर्जी का कर रहे हैं अलग अलग, दोनों में तो एनर्जी अनसर्टेनिटी तो सब में आएगा, किसी भी स्पेस में करो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें पोजीशन स्पेस में कुछ सर्टेन, मतलब कुछ एक एनर्जी आई,
और फिर एक मोमेंटम स्पेस में करा उसमें भी कुछ एनर्जी है उसका यूज अगर सेम पार्टिकल है तो सेम आएगा। अच्छा, इन दोनों के रिजल्ट में मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कारण ऐसा हो रहा है सर, या मतलब एक्चुअल में एक्चुअली दोनों में से देखो, ये स्पेस वाला तो एक मैथमेटिक्स है ना। हम अपने सुविधा के लिए दो अलग अलग स्पेस, मैथमेटिकल स्पेस तैयार कर रहे हैं अपने सुविधा के लिए। जब पोजीशन, अगर मैं पोजीशन रिलेटेड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो साई ऑफ एक्स का यूज कर लो, मोमेंटम चाहिए तो इसको यूज कर लो। अब पार्टिकल को थोड़ी ना पता है क्या है पोजीशन स्पेस, क्या है मोमेंटम स्पेस, वो तो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ अपने सुविधा के लिए दो अलग अलग मैथमेटिकल स्पेस तैयार कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप एक सिंगल पार्टिकल की बात करो, आप पोजीशन स्पेस में थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करो या मोमेंटम स्पेस में करो, दोनों का एनर्जी सेम ही है। ठीक है, ये तो अपने अपने अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जस्ट टू एनालाइज द सिस्टम। सर डन सर। तो देखिए, ये जब हमने वेरियस वेव फंक्शन डिस्कस किया तो और एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटम में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन एंड मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम। इसका मतलब क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहले मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन की बात करें, और प्रोबेबल पोजीशन मतलब पोजीशन स्पेस या मोमेंटम स्पेस यूज करना होगा। पोजीशन पोजीशन स्पेस, तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। तो राइट डाउन, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन का मतलब है जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट डाउन the points, the position at which position probability density attains a maximum value. The position at which position probability density attains a maximum value, comma, is known as most probable position. Is known as most probable position. Full stop. से साथ ही लिखिए, therefore probability of finding the particle around that point। अभी अराउंड दैट पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम एक पॉइंट पे तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं ना, उस पॉइंट के सराउंडिंग में एक रीजन लेना पड़ेगा। तो क्या बोला, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अराउंड दैट पॉइंट विल बी मैक्सिमम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अराउंड दैट पॉइंट विल बी मैक्सिमम, मतलब उस पॉइंट के आसपास ज्यादा पार्टिकल्स पाए जाएंगे, हम ऐसा सोच सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? एक पॉइंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है या फिर हम लोग नहीं करते? एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए। ठीक है, जो मैथमेटिक्स हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट हो जाए, इसलिए हम पॉइंट पे कभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते, और पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज ये एक अनसर्टेनिटी है ना। ठीक है, तो पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम एक मतलब मैथमेटिक्स को छोड़ भी देते हैं
एक्सपेरिमेंटली भी किसी पॉइंट पे कितने पार्टिकल्स हैं ये कैलकुलेट करना मुश्किल है। ऑलवेज हम रीजन की बात करते हैं। बस पता है क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, सपोज आपने ये भी एक केस हो सकता है, आपने पार्टिकल का पोजीशन मेजर करना चाहे, ठीक है, पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है। अब हमने ध्यान एक चीज बोला था, जो ऑब्जर्वेशन डिस्टर्ब द सिस्टम। आपने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन की वजह से हो सकता है वो पार्टिकल थोड़ा डिस्प्लेस हो गया हो अपने पोजीशन से, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हम पार्टिकल का जब हम बोलते हैं जो इस रीजन में कितने पार्टिकल्स हैं, तब ऑलवेज हम एक रीजन की बात करते हैं, ना कि पॉइंट की। बिकॉज जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, हो सकता है ड्यू टू ऑब्जर्वेशन उसका पोजीशन स्लाइटली चेंज हो गया हो, बिकॉज वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम कभी भी एक पॉइंट की बात नहीं करते जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, एक रीजन की बात करें। तो मल्टीपल पॉइंट्स आ Because- सकते हैं क्या? मोस्ट प्रोबेबल एक रीजन का मतलब तो मल्टीपल पॉइंट्स ही है ना। मतलब मोस्ट प्रोबेबल मल्टीपल पॉइंट्स आ सकते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। बिल्कुल हो सकता है, वो तो वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी है। पर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए, जैसे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम। ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसको जीरो के साथ कंपेयर करो, यहां से आपको मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन का सर वो लीस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकता है। वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं ना। ये कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा दोनों का है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कहां से पता चलता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव मोस्ट प्रोबेबल के लिए? नेगेटिव। नेगेटिव। मैक्सिमा चाहिए तो नेगेटिव। तो d2 dx2 और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर आप मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये नेगेटिव आएगा। मैक्सिमा पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। जैसा नॉर्मल हम फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी नेगेटिव। तो ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, ठीक है, ddx दिस वन। सिमिलरली अगर हम मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम की बात करें, तो आपको मोमेंटम स्पेस यूज करना होगा। मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम का मतलब है जब आप पार्टिकल्स के मोमेंटम मेजर करेंगे तो रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। किस वैल्यू के आसपास ज्यादातर पार्टिकल्स होंगे, मतलब आपके पास 1 लाख पार्टिकल्स हैं, उनमें हो सकता है ज्यादातर पार्टिकल 20,000 30,000 पार्टिकल्स का मोमेंटम एक पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास हो। उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम। राइट डाउन the momentum at which the momentum probability density attains a maximum value comma is known as most probable momentum. Is known as most probable momentum. Repeating, the momentum at which the momentum probability density attains a maximum value is known as most probable momentum. So stop. Therefore,
maximum number of particle, sorry, therefore the probability of finding, therefore probability of finding momentum of the particle, probability of finding momentum of the particle around that value, around that value will be maximum. तो ये जरूरी नहीं है ना कि अगर मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन किसी पॉइंट पे मिल रहा है, किसी पॉइंट के अराउंड मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम भी उसी के अराउंड हो। दोनों तो अलग अलग है ना, एक x है एक p है, दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, अगर हम अनसर्टेनिटी फैक्टर? नहीं मैं बोल रहा हूँ सेम आने का मतलब क्या है? सेम हम कब बोलते हैं? जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होते हैं ना। यहाँ पे तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। सर मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वहीं पे मिलता है और उसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहीं पे मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे थियोरेटिकल, भाई थियोरेटिकल हो या एक्सपेरिमेंटल हो, अब दोनों को कंपेयर करके देखो। मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन का मतलब हम एक पॉइंट की बात करेंगे ना, एक पोजीशन की बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम का मतलब एक मोमेंटम वैल्यू की बात करेंगे। दोनों आप कंपेयर कैसे कर रहे हो? पोजीशन वैल्यू और मोमेंटम वैल्यू जब बोल रहे हो इक्वल आएगा। सर मैं मतलब ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे किसी सर्टेन x नॉट पे हमें x नॉट के अराउंड हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा मूव ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। ऑसिलेट नहीं मतलब लाइक मूव कर रहे होंगे मोमेंटम। तो x नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप मोमेंटम क्या बताओगे? सर उससे तो हम निकालेंगे ना सर मैथमेटिकली। वो तो 5 ही निकलेगा ना। आप पी नॉट कैसे निकालोगे? इन दोनों को रिलेट कैसे करोगे आप? वो तो 5 ही मिलेगा ना। हाँ, तो वो दोनों रिलेट कर ही नहीं सकते, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हाँ, वो अलग बात है, किसी केस में दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ गया, बट ऑब्वियसली दोनों का यूनिट तो अलग ही है ना। मतलब सर मोमेंटम डेंसिटी क्या बताता है हमें पार्टिकल्स के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन देता है? अभी तो पिछले स्लाइड में बताया, पार्टिकल का मोमेंटम किस रेंज में होगा। मतलब मोमेंटम का वैल्यू भी तो अनसर्टेन है ना। सॉरी सर, मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम की बात पूछ रहा था कि मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम अगर आपके पास, अगर आप 1 लाख पार्टिकल्स हैं तो 10,000 मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स का मोमेंटम उसके आसपास होगा, जो मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम, जब मोमेंटम मेजर करेंगे। सपोज आपका मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम आपका आ गया पी नॉट, इसका मतलब है ज्यादातर पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है वो पी नॉट के आसपास होगा। अच्छा सर, हाँ सर ठीक है सर। तो पी नॉट यहाँ पे पोजीशन नहीं है, मोमेंटम वैल्यू। सर मैं सपोज करता हूँ, जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स देता है, उस अगर हम मोमेंटम का कुछ अगर अनसर्टेनिटी मतलब एक तरह से तो है, तो सर उस क्या यहाँ पर भी कोई वैसा फोर्स या फोर्स टाइप का कुछ चीज होता है? बिल्कुल होता है। तो सर फिर मोमेंटम से उसको हम फोर्स को मतलब क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? बट उसमें भी अनसर्टेनिटी होगा। यस सर, ये तो होगा। और सर वहां पे भी फोर्स को मतलब फोर्स ही बोलते हैं या किसी और भी नेम से वहां पर मतलब हम लोग फोर्स ही बोलते हैं। क्लियर है पार्ट दिस वन? यस यस और यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना पड़े। वेव फंक्शन देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे किसी क्वेश्चन में सपोज वेव फंक्शन ऐसा दिया गया है, दिस इज साई, कि हर बार आपको साई स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी आप मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन बता पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सपोज साई ये गिवन है, तो ये देख के क्या आप नहीं बता सकते मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कौन सा होगा? यस सर, पीक पोजीशन जहां पे पीक आया है, सपोज एक्स नॉट, तो एक्स नॉट के आसपास ज्यादातर पार्टिकल रहेंगे। या सपोज ऐसा ग्राफ है, दिस इज द
ग्राफ ऑफ साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इस केस में बताइए सर मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन दो हो जाएंगे सर। दो होंगे, दो ये से ऊपर एक में तो जहां पे मैक्सिमा आया है मिनिमा है। और मिनिमा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब आप स्क्वायर करोगे ना, तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस ठीक है, तो इसमें दो पोजीशंस आएंगे। तो वेव फंक्शन देख के भी हम आइडिया लगा सकते हैं क्या कौन सा मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन हो सकता है। सर अगर हम लोग को मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन मिल गया तो फिर हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बोल सकते हैं कि उस पोजीशन में सबसे कम मोमेंटम होगा। अनसर्टेन प्रिंसिपल से हम अनसर्टेनिटी के बारे में बताते हैं, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन के बारे में नहीं। ओके वहां पे अलग चीज होता है। सर, और यहाँ पे वो काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ के रूल्स अप्लाई होंगे? कौन सा? सर मतलब यहाँ पे वो काइनेमेटिक्स और फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन सारे रूल देखो, सारे रूल वो एप्लीकेबल होंगे भी नहीं ना, बिकॉज वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। तो उनसे जो रिजल्ट आएगा और यहाँ पे रिजल्ट मैच करेगा ऑलवेज जरूरी नहीं। ओके सर, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर हम लोग को एज फंक्शन ऑफ टाइम मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन पता चल गया तो फिर हम लोग m into d square x by dt square dx by dt करके ये कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम पता कर सकते हैं। ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर। सेकंड ग्राफ में जो एक ऊपर एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है पीक और एक नीचे की तरफ है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर दोनों के पीक की वैल्यू सेम नहीं हुई तो हम लोग हायर पीक को चूज करेंगे क्या? बिल्कुल और बराबर हुई तो दोनों को। बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोजीशन स्पेस मोमेंटम स्पेस कन्वर्शन बताया गया, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक वेव फंक्शन गिवन है, वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन पोजीशन स्पेस। पिछले क्लास में भी जो हमने नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा था वहां पे भी इसी टाइप का वेव फंक्शन डिस्कस किया था। यहाँ पे जो अंडर रूट ए है वो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, अंडर रूट ए। लास्ट क्लास के नोट्स चेक कीजिएगा, ये वेव फंक्शन गिवन था, हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया था, ये आया था। यस सर। तो यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अंडर रूट ए e टू द पावर माइनस ए एक्स, पॉजिटिव रेंज नेगेटिव रेंज। पॉजिटिव रेंज। पॉजिटिव। तो फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स ये आएगा वेव फंक्शन। बताइए। लेकिन अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो फिर वो जो सेकंड पॉइंट था कि डी शाई बाय डी एक्स फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वो तो अबाइड नहीं करेगा ना? वो जरूरी नहीं है ना, कुछ सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे डिसाइड एक्स डिसकंटिन्यूअस भी बन जाता है। ओके, तो वो जरूरी नहीं, सिर्फ वो साई को बिल्कुल साई, बिल्कुल साई से हम काम चलाएंगे। हमने बोला था ना कुछ सिस्टम्स के लिए डिसाइड एक्स डिसकंटिन्यूअस बन जाता है। उनमें से एक एग्जांपल ये है, जब हम डिराक डेल्टा पोटेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे, डिराक डेल्टा पोटेंशियल में पार्टिकल का वेव फंक्शन ऐसा आता है और वहां पे डिसाइड एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है और वो सिस्टम अलाउ करता है। ठीक है, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया। अगर अब इसका ग्राफ प्लॉट करो, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसका ग्राफ कैसा दिखता है। साई ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, नेगेटिव रेंज ऑफ एक्स के लिए एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन, डिकेइंग फंक्शन, नेगेटिव रेंज के लिए डिकेइंग फंक्शन इंक्रीज। नेगेटिव रेंज के लिए यह है एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन e टू द पावर ax, और पॉजिटिव रेंज ऑफ x के लिए एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो जैसा मैंने बोला था, जब आप वेव फंक्शन देख के भी आइडिया लगा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन या मोमेंटम क्या होता है। इसमें बताइए मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्या होगा।
जीरो जीरो दिख रहा है। जीरो जीरो। जीरो पे देखिए वेव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस केस में अगर आप डेरिवेटिव करके कैलकुलेट भी करते हैं ना, वही आएगा जो वेव फंक्शन से डायरेक्ट पता चल रहा है। x इक्वल टू जीरो इज द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जीरो के आसपास ज्यादातर पार्टिकल्स पाए जाएंगे, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द मोस्ट मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन एंड मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो पहले मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो जो फॉर्मूला बताया गया था, फाई पी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच कट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा पी बाई एच कट एक्स डीएक्स। जो भी फॉर्मूला बताया गया था, जस्ट वो फॉर्मूला यूज किया हमने। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक नेगेटिव रेंज ऑफ एक्स, एक पॉजिटिव रेंज ऑफ एक्स। इस दोनों के लिए वेव फंक्शन अलग अलग है। ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, ये इंटीग्रेशन के बाहर। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। साई ऑफ एक्स क्या होगा देखिए, अंडर रूट ए ई टू द पावर प्लस ए एक्स। जैसा हमने पिछले क्लास में नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट डिस्कस किया था, वैसे दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। यहाँ पे जस्ट एक एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल टर्म है, dx प्लस दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव के लिए एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर प्लस आयोटा पी बाई एच कट एक्स डीएक्स। सिंपल, जस्ट आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इंटीग्रेशन करो, लिमिट रिप्लेस करो। तो माइनस में आ रहा है सर मेरा। क्या माइनस में है? वो पहला वाला मोमेंट स्पेस आ रहा है सर। माइनस में आ रहा है मतलब समझे? मतलब नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है सर। नहीं, यहाँ पे जो अंडर रूट ए है वो तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख सकते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सर सेकंड टर्म में आयोटा ही आएगा ना, नेगेटिव आयोटा। यस सर। राइट, माइनस आएगा, दोनों में ही माइनस आएगा। तो फाई पी विल बी, अंडर रूट ए कॉन्स्टेंट है, दोनों में कॉमन ले लिया, ये बाहर आएगा अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच कट। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कीजिए। फर्स्ट पार्ट में ई टू दी पावर प्लस ए एक्स था ना, इसमें होगा ई टू दी पावर ए माइनस आयोटा पी बाई एच कट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा पी बाई एच कट। और लिमिट क्या है इस पार्ट में, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। प्लस सेकेंड पार्ट, इसमें दोनों ही माइनस था तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस कॉमन लिया, ए प्लस आयोटा पी बाई एच कट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस आयोटा पी बाई एच कट। जीरो टू इंफिनिटी।
ठीक है ना। लिमिट रिप्लेस कीजिए, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा वैल्यू? दोनों पे 0 हो रहा है सर। जीरो। जीरो माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो, प्लस इन्फिनिटी पे भी जीरो, चेक कीजिए। तो लिमिट रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट पार्ट से आएगा 1 a माइनस आयोटा p बाई एच कट, प्लस दूसरे पार्ट से आ जाएगा 1 a प्लस आयोटा p बाई एच कट। सर माइनस आएगा माइनस से एन होगा ना, माइनस यहाँ पे माइनस है और लोअर लिमिट में और एक माइनस आएगा ना, लोअर लिमिट हाँ में सर, अपर यहीं लिमिट पे माइनस गलती हुआ कर था दो, सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड करते हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ऐड कीजिए, मतलब पहले एलसीएम लेंगे तो देखिए आएगा अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच कट, और दोनों टर्म को अगर आप ऐड कर दो तो नीचे एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, और ऊपर आएगा 2a। यार है ना? हाँ सर, यही आ रहा है। तो दिस इज द मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन। और क्या पूछा गया था? मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम बताइए। तो बता सकता है यहां से t के किस वैल्यू के लिए 5p मैक्सिमम होगा? सर जीरो जीरो के लिए जीरो। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें 5p, इसके एक्सप्रेशन में p जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ है, 1/p²। साथ में कुछ कांस्टेंट है, वो अलग बात है। तो 5p इसमें देखिए 1/p², ऐसा फॉर्मेट है। इसका मतलब है p इंक्रीज करने के साथ साथ 5p इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब p 0 होगा। तो 5p मैक्सिमम occurs when p equal to 0। और जहां पे 5p मैक्सिमम है वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मैक्सिमम। मैं बोला था ना, वेव फंक्शन देख के आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। जरूरी नहीं है हर बात में आप पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करो फिर उसका डेरिवेटिव करो, ठीक है? वेव फंक्शन देख के आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए। तो p इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम। इसका जो यूनिट है वो मोमेंटम का यूनिट है, मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम। तो एक तो क्वेश्चन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन बताइए। क्या आया था मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन? 0। 0। जीरो मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट किया ऊपर जो लिखा गया है, या मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम कैलकुलेट करो। क्लियर एवरीवन? मॉडुलस की वजह से है ना कौन सा मॉडुलस की वजह से? सर, एक्स में जो मॉडुलस है उसलिए, क्योंकि वो और वो आगे में कोई टर्म नहीं है सर वेरिएबल, बस एक्सपोनेंशियल पार्ट में। अगर आगे में कोई एक्स या वाई कुछ, सॉरी एक्स रह जाता तो फिर मोस्ट प्रोबेबल नहीं आता ना 0। अब तो ये भी चेंज कर जाता है ना। नहीं सर, आप बोले थे ना वेव फंक्शन देख के आप बता सकते हैं, तो सर मैं वो कह रहा हूँ कि अगर ये सिंपल एक्सपोनेंशियल और मॉडुलस था तो इस केस में हमेशा 0 ही आएगा ना। वो ग्राफ प्लॉट करके बताना पड़ेगा। ओके सर। अगर यहाँ पे x ना हो के यहाँ पे होता x-1, तब 1 पे मैक्सिमम आता। हाँ सर। तो एक्सपोनेंशियल होगा तो 0 होगा जरूरी नहीं है, ये अंदर क्या है वो भी डिपेंड कर रहा है। तो ग्राफ प्लॉट करना इज द सेफेस्ट टेक्निक, या अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है अच्छी बात है, या ग्राफ प्लॉट कर लो। सर यहाँ पे मोमेंटम भी टाइम के साथ चेंज होगा? मोमेंटम कैसे चेंज होगा? सर टाइम के साथ वो भी चेंज होगा मोमेंटम? बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन चेंज होता है वैसे मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन भी चेंज हो, बिल्कुल, और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो। सर जैसे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम 0 आ रहा है, तो सर मोस्टली जो पार्टिकल्स होंगे वो 0 मोमेंटम मतलब मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब यही होगा क्या? उस 0 के आसपास होंगे, मैंने बोला। हो सकता है थोड़ा मोमेंट 0 के आसपास होगा, प्लस माइनस समथिंग, कुछ मोमेंटम होगा जो 0 बिल्कुल के आसपास होगा, बिल्कुल इसी वजह से वो वेव फंक्शन भी कंट्रीब्यूट कर। बिल्कुल। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। So DPP के कुछ डाउट्स थे। बताइए। Sir, the most probable value need not be an actual value a particle has. Yes, right? yes, right, right. The most probable value does not represent the actual result of the experiment. It just represent for which value the probability is maximum. तो वो DPP शीट 6 का वो मतलब ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम P इक्वल टू 0 है, तो क्या पार्टिकल का नॉन जीरो मोमेंटम नहीं हो सकता? आप मेजर करो, नॉन जीरो मोमेंटम आ सकता है। सर एक बार मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन की डेफिनेशन रिपीट करना। द पोजीशन एट विच पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अटेन्स ए मैक्सिमम वैल्यू। सर वो DPP शीट 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या डाउट है इसमें? सर उसमें वो पोटेंशियल का कुछ दिया है तो वो समझ में नहीं आ रहा है। पोटेंशियल का कुछ ग्राफ गिवन है, अगर आप इंटायर स्पेस में लेंगे तब तब का प्रोबेबिलिटी 1 होगा ना। ये सब वो पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कैसे नहीं है कि पोटेंशियल के बाहर ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, वो चाहे 0 कब होता है? जब इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है ना। क्वेश्चन तो कहीं पे दिया नहीं गया है जो बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ओके सर। तो इंटायर स्पेस लेंगे तो 1 आएगा। इंटायर स्पेस से अगर कोई भी छोटा स्पेस लेते हो तो क्या होगा? लेस देन 1। यस सर। और बी भी तो हो सकता है इसका, मतलब साई स्क्वायर dx इज टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि 1 नहीं होगा। साई स्क्वायर dx इज टाइम डिपेंडेंट बोला गया है, तो यस डिपेंडेंट नहीं हो ना, इंडिपेंडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे कंटिन्यूटी नॉर्मल रियल कांस्टेंट्स का देखते हैं, वैसे इमेजिनरी कब देखेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ जैसे कांस्टेंट्स का सिर्फ आई आ जाएगा और कुछ नहीं, बस बाकी सब कांस्टेंट्स सेम रहेंगे, मतलब कंडीशन सेम रहेगी। बिल्कुल। आप h की पावर आयोटा रहता है उसको साइन कॉस में ले लो। साइन कॉस तो कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस फाइनाइट सिंगल वैल्यू। लेकिन अगर उसमें नहीं करना तो फिर नॉर्मल आयोटा के एक्स में रख के ही नॉर्मल जैसे कंटिन्यूटी देखते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैसे करके नॉर्मली कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। हाँ सर। तो फाइनाइट सिंगल वैल्यूड कंटीन्यूअस होगा ही, ऐसे भी सोच सकते हैं। और 15th का वो 6th क्वेश्चन, 15th का 6th क्या डाउट है? सर उसमें वो 5 के साथ कैसे नॉर्मलाइज करना है? वो तो 0 to 2 पाई होगा। साई कैसे? बिल्कुल, तो वो होगा साई स्टार साई d5। तो साई स्क्वायर सिर्फ एक और i into 2fi होगा। साई स्टार साई करेंगे तो 1 आ जाएगा ना वो। ओके i है, ओके यस सर। तो d5 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, वहां पे कांस्टेंट आएगा 1/√2 पाई। ओके सर। पीपी शीट जो 6 है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो थ्योरी है आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। 6 का जस्ट 1 मिनट, किसी ने भी पहले क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डाउट है? तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करना है। नहीं आ रहा आंसर? सर आ रहा है। ये कंडीशन अप्लाई करना है, -∞ टू +∞। क्वेश्चन नंबर 8, साई स्टार साई dx, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का तो फॉर्मूला ही पढ़ा था ना, वो डायरेक्ट यूज कर दो। -i/x कर देना है। क्या बोल रहे हैं? सर सिर्फ -ib(x) करके मल्टीप्लाई करना है।
IDX को माइनस IDX, BX सर, IBX। राइट राइट, IBX, ओके, वेव फंक्शन IBX है, करेक्ट। जस्ट आप ये फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे प्लस माइनस साई स्टार साई जब आप कैलकुलेट करोगे तो आयोटा वाला पार्ट तो कैंसिल कर जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, बेसिकली ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, साई स्टार का स्क्वायर आ जाएगा, ये होगा। Any other questions? सर यहाँ पे जो हम लोग मोमेंटम अभी मतलब पढ़े, मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम, क्या इसको हम लोग ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे सर इसको हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/p? P आपका मोमेंटम का एग्जैक्ट वैल्यू है पार्टिकल का, वो मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम नहीं। P क्या है? पार्टिकल का मोमेंटम है ना। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका मोमेंटम अलग अलग आ सकता है, ज्यादातर पार्टिकल्स का मोमेंटम मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम के आसपास है। डी ब्रॉगली में तो हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे थे ना। तो जो P इक्वल टू h by लैम्डा है, वो लैम्डा तो ऑलरेडी साई में है ना, वही लैम्डा तो साई का है। बिल्कुल सर, और फिर वो जो इसके पहले वाला जो डी ब्रॉगली इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे हम मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वैसे ही मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी हो सकता है। अगर मोमेंटम आपका अनसर्टेन है तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। ठीक है, तो उससे रिलेट करके बोल सकते हो मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है सर, और जो पहले का डीपीपी है वो डी ब्रॉगली, सर उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कुछ से एक्सेलरेट कर दिया, तो उसमें वो टोटल एनर्जी 10 इक्वल टू m0 c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर में e का वैल्यू हम लोग वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। 10 किलो इलेक्ट्रॉन में तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना उसका। सर जो वो एसटीआर से जो ई का फॉर्मूला आता है, वो ई क्या है? वो टोटल एनर्जी है। ई टोटल एनर्जी है। ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ई इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी, यहाँ पे ई टोटल एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉरी एम नॉट स्क्वायर सी बताइए, तो अगर मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, तो फिर अगर वो उसका रेस्ट मास एनर्जी से कम होगा तब ई का वैल्यू इधर वो पुट नहीं करेंगे। नहीं, ये होगा जो आप 10 अगर बता रहे हो, 10 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये होगा 10 प्लस रेस्ट मास। ओके सर, फिर यहाँ से हम लोग पी कैलकुलेट करेंगे, और अगर मतलब रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा है तो वही ई का वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल, और एनर्जी मेंशन किया है तो वही एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सर्टेन ही आती है ना, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों केसेस में। रिपीट कीजिए क्वेश्चन क्या? सर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा सर्टेन ही होती है ना? काइनेटिक एनर्जी? हाँ सर। कैसे पॉसिबल है? काइनेटिक एनर्जी में आपका पी प्रेजेंट है ना, पी आपका अनसर्टेन है। अगर अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा हो तो वैसे कैसे कैलकुलेट करें? क्वेश्चन था नहीं वैसे सर एक भी, लेकिन तो वो डेरिवेटिव वाला बोला था ना अनसर्टेनिटी, ई इक्वल टू पी स्क्वायर, ई के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एम, तो डेल्टा ई के क्या होगा? उसका डेरिवेटिव करो सर। तो डेरिवेटिव ई बाई एम इनटू डेल्टा पी है ना, तो उसमें रिलेटिविस्टिक फार्मूला यूज करना होगा। अच्छा, जो ई के का जो रिलेटिविस्टिक सॉरी नॉन रिलेटिविस्टिक फार्मूला है वो अप्लाई करना होगा, तो उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी में। बिल्कुल। ओके सर, अगर एक मतलब कोई अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि सिर्फ एक पोटेंशियल दिया है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है, तो हम लोग उसका एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी E into V निकालेंगे। अगर वो E into V मतलब रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा हुआ
तब भी हम लोग 511 ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे? कि वो E into V वो काइनेटिक एनर्जी है, ओके सर, वो काइनेटिक एनर्जी है, राइट। हाँ, वो तो काइनेटिक एनर्जी है सर। ओके सर, तो कोई भी सर्कमस्टेंस में रेस्ट मास एनर्जी का ऐड करना ही है, अगर सिर्फ पोटेंशियल्स निकाल रहे तो इनको भी करके निकाल रहे हैं। बिल्कुल। ओके सर। DPP4 क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो रिलेटिविस्टिक फार्मूला क्लास में बताया गया था वो यूज करना है। बस क्वेश्चन में देखिए रिलेटिविस्टिक करेक्शन इनटू अकाउंट बोला गया है, तो जस्ट यूज द फार्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन एंड चार्ज पार्टिकल को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? qv। तो काइनेटिक एनर्जी के बदले qv रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब मेरे को ये डाउट आ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर टोटल एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस v से जब करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रेस्ट मास एनर्जी का कोई रिलेशन तो नहीं है ना? सर क्योंकि जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से बोलते हैं ना, कि हाफ mv² इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल करके। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग टोटल एनर्जी का बात करेंगे तो फिर वो तो ऑलरेडी रेस्ट मास एनर्जी को ऐड करके बोलेंगे टोटल, इसीलिए। बिल्कुल, तो बिकॉज अगर आप एक्सीलरेट नहीं भी करते तब भी तो उसका रेस्ट मास एनर्जी तो होता ना। ओके, दोनों तरफ से रेस्ट मास एनर्जी कट जाएगा। बिल्कुल, एक्सीलरेट करने की वजह से उसके एनर्जी में चेंज कितना हुआ? Q into V, और वो चेंज क्या है? काइनेटिक एनर्जी गेन। ओके ओके, यस सर। 14th का 14th पार्ट, 14th का 14 पार्ट। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? R है 0 to infinity। क्वेश्चन नंबर 14 14th पार्ट DPP6, इसमें R जो है वो रेडियल पोजीशन है, वो 0 to infinity होता है, माइनस इन्फिनिटी पे चेक नहीं करेंगे। आपको लग सकता है माइनस इन्फिनिटी पे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, बट ये रेडियल पोजीशन है ना। रेडियल पोजीशन कहां से कहां तक होता है? 0 to इन्फिनिटी। अब जैसे बता भी गया था, स्मॉल वैल्यू के लिए कौन डोमिनेट करेगा? R स्क्वायर, इसमें लोअर पावर्स है, और लार्ज वैल्यू के लिए कौन डोमिनेट करता है? एक्सपोनेंशियल। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसा कुछ दिखेगा। R स्क्वायर है तो पैराबोला टाइप, और फिर एक्सपोनेंशियल। इसमें नेगेटिव R लेने का मतलब ही नहीं है कोई, बस रेडियल पोजीशन नेगेटिव नहीं होता। ये अलाउड है। एटॉम के कोरस्पॉन्डिंग आता है ना ये वेव फंक्शन ऐसा। उसके सर DPP शीट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन में वो प्रोटॉन का मास भी चाहिए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन का मास, राइट। काइनेटिक एनर्जी 70। हाँ, तो फिर मास के हिसाब से फिर रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक देखना है। प्रोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है देखना, वही है। प्रोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है? 939 MeV होता है ना, एक पता सर चेक कीजिएगा। और 938 या 39 एक बार चेक करके देखिएगा। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या यूज करेंगे? रिलेटिविस्टिक। दोनों MeV में है ना, आप वेरी स्मॉल तो नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।